हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 1 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी बैकलॉग बचा हुआ है, क्योंकि आज 12 तारीख हो चुकी है और हम कवर कर रहे हैं 1 अक्टूबर के। तो ये जो 10-11 दिन का बैकलॉग है, ये 1-2 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा अक्टूबर की, जिससे कि अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपके कवर होते रहें और आप रेगुलरली आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब आप कर पाएंगे। कह देना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। सारी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, सारी गाइडेंस वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपका आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं सभी का आपका काम हो जाएगा। सभी में आप आराम से पेपर दे सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। और डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चल रही है। तो जो आरओ सचिवालय को ज्वाइन करेंगे उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी ऐड किया जाएगा, जिससे कि वो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहें। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ आ रही है मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने एक सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी निकाली है, यानी कि एक आत्महत्या रोकथाम जो रणनीति है वो निकाली है, जिससे कि जो लोग हैं, यानी कि जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं आजकल, वो ना करें। मध्य प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आता है क्लाउड बर्स्ट। अब देखिए क्लाउड बर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के जो इवेंट्स हैं, यानी कि बादल फटने के जो इवेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, जिसके वजह से कई जगहों पर बाढ़ आ रही है। तो हमें ये समझना जरूरी होगा कि ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट करना अपने आप में एक चैलेंज क्यों है, यानी कि फोरकास्ट करना, पहले से पूर्वानुमान लगाना मुश्किल क्यों है। तो अगर हम इसको देखें तो इस पर लिख रहा है कि एज पर द आईएमडी डेफिनेशन, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेफिनेशन डिपार्टमेंट की जो डेफिनेशन है, ओवर 100 मिलीमीटर ऑफ रेन, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको दिख जाए और अच्छे से, कि 100 मिलीमीटर ऑफ रेन इन 1 आवर, 100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाती है 1 घंटे में, उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इट यूजुअली अकर्स ओवर अ स्मॉल जोग्राफिक रीजन, ये एक छोटे से जो जोग्राफिक रीजन होता है, एक छोटा सा जो रीजन है, भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे ये होता है। अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें। रेनफॉल ऑफ 100 मिलीमीटर पर आवर ट्रांसलेट्स टू 100 लीटर ऑफ एवरी स्क्वायर मीटर। अब इसको कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई 100 मिलीमीटर की बारिश हो गई। हमें अगर हम कहते हैं कि 100 मिलीमीटर की बारिश हो गई, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 लीटर पानी आ रहा है 1 स्क्वायर मीटर में, वेरा क्लाउड बर्स्ट अकर, यानी कि 1 घंटे में 1 स्क्वायर मीटर में, अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो अगर आप इस तरह से देखें कुछ, अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर बना लेते हैं, तो इसके अंदर 1 घंटे में 100 लीटर पानी भर जाएगा। उसको हम बोलते हैं 100 mm बारिश। तो अब फॉर अ स्मॉल रीजन ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर इट इज़ अबाउट 2 बिलियन लीटर ऑफ वाटर इन एन आवर। तो 20 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि 2 बिलियन लीटर का मतलब हो गया 200 करोड़। तो 200 करोड़ पानी, अब आप सब समझ सकते हैं कि 200 करोड़ लीटर पानी अगर 1 घंटे में किसी छोटे से क्षेत्र में डल जाएगा, तो उस क्षेत्र में बाढ़ तो आनी है। टॉल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब देखिए क्लाउड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कि सिरस क्लाउड्स क्या होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं। क्यूमुलोनिम्बस वो क्लाउड्स होते हैं जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, यानी कि जिन बादलों से बारिश होती है उनको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। कॉजिंग क्लाउड बर्स्ट कैन डेवलप क्विकली, ये बहुत तेज़ी से बन सकते हैं, यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर भी तैयार हो सकते हैं। एज द मॉइस्चर अप ड्राफ्ट हैपन्स रैपिडली 60 to 120 किलोमीटर पर आवर। क्लाउड बर्स्ट अकर मोस्टली ओवर द रग्ड टेरेन्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाउड बर्स्ट ज़्यादातर होते कहाँ पे हैं? क्लाउड बर्स्ट ज़्यादातर होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि हिमालयाज़ के क्षेत्रों में, वेस्टर्न घाट्स के क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में,
है ना, इन जगहों पे होते हैं। यानी कि प्लेन्स के एरियाज़ में आपको मुश्किल ही सुनाई दिया होगा कि कभी प्लेन के एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ हो। इन इंडिया क्लाउड बस्ट ऑफन अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून सीजन के दौरान होता है, क्योंकि भारत, अधिकांश जो भारत है वो ज़्यादातर जो बारिश रिसीव करता है वो मानसून के दौरान ही करता है। When the southwest monsoon winds bring in copious amounts of moisture inland, satellites fail to detect cloudburst system as the resolution of the precipitation radars are much smaller। अब देखिए सैटेलाइट्स जो हैं अभी फेल हो रही हैं भारत की ये डिटरमाइन करने में कि क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो रेजोल्यूशन है प्रेसिपिटेशन रडार का वो अभी कम है। आर मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ इंडिविजुअल क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स। मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार्स कैन मॉनिटर मूविंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स एंड हेल्प टू प्रोवाइड फोरकास्ट बट द नेक्स्ट 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे तक बता सकता है, बट रडार्स आर एक्सपेंसिव एंड इंस्टॉलिंग देम वाइडली मे नॉट बी फीजिबल। और जो चेंज है मॉनसून एक्सट्रीम्स में और क्लाउड बर्स्ट में, ये जो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर्स में, यानी कि जो हम क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है, इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं कि इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट जो पहले बहुत ही कभी रेयर हुआ करते थे, आज के टाइम पे बहुत मामूली से हो गए हैं। तो कह रहा है कि क्लाउड ब्लैंकेट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एट एनी गिवन टाइम। किसी भी समय अगर हम देखेंगे तो धरती के एटमॉस्फेयर को 70% जो घेर के रखा हुआ होगा वो बादलों ने घेर के रखा हुआ होगा। दे आर लाइक अ थिन लेयर ऑफ द फ्लोटिंग ओशन। वो कुछ इस तरह से होते हैं कि फ्लोटिंग ओशन है, यानी कि बहता हुआ एक सागर है, महासागर है जो आसमान में बह रहा है, तैर रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं। विद इनफ वाटर टू कवर द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ विद 1 इंच ऑफ रेन। और उसमें इतना पानी होता है उन बादलों में कि वो पूरी धरती को 1 इंच मोटाई यानी 1 इंच गहराई के पानी के अंदर पूरी धरती को समा सकते हैं। अ मॉडेस्ट साइज्ड क्लाउड, यानी कि 1 क्यूबिक किलोमीटर का जो क्लाउड है उसके अंदर 5 लाख लीटर से ज़्यादा पानी होता है, यानी कि जो 100 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ऐसे वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, यानी आपको कंपेयर करके समझाना चाह रहे हैं कि एक बादल जो है वो हमें लगता है कि वो बादल ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन वो बादल अपना आप में एक बहुत ही विशाल चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये हम समझ लिए हैं, दैट कॉज थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, और एंड ओकेजनली ड्यू टू मानसून विंड सर्जेस एंड अदर वेदर फिनोमिना। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो हैं 12 से 15 किलोमीटर की हाइट के हो सकते हैं और पूरी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, यानी समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में होते हैं, ओकेजनली अप टू 21 किलोमीटर एंड कैन होल्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर उसके अंदर होता है। क्लाउड बर्स्ट आर नॉट डिफाइंड बेस्ड ऑन क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं है कि ये क्लाउड की कोई कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बादल फट गया, क्लाउड एक्सप्लोड हो गया, उसको हम बोलते हैं बादल फटना। ये हम समझा चुके हैं कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश होती है उसको हम बोलते हैं 1 घंटे के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो क्लाउड बर्स्ट आर डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। IMD के अकॉर्डिंग 100 मिलीमीटर की बारिश अगर हो जाए 1 घंटे के अंदर, उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। यूजुअली क्लाउड बर्स्ट अकर ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल रीजन ऑफ 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर। रीसेंट क्लाउड बर्स्ट दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिवास्टेशन अकर। अब देखिए कहीं कहीं पे हो रखा है, जैसे अगर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 2003 में हुआ, फिर लद्दाख में 2010 में हुआ, उत्तराखंड का बहुत ही विशालकाय क्लाउड बर्स्ट हुआ 2013 में केदारनाथ में। क्लाउड बर्स्ट वर रिपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, अरुणाचल है, असम है, वहाँ पे हमने काफ़ी सुनने को मिला है। वेस्टर्न घाट्स पे आए हैं मानसून सीजन 2022 में भी। 8 जुलाई 2022 को फ्लैश फ्लड्स अकर्ड इन द लिटर वैली, अमरनाथ टेम्पल में, जब जो अमरनाथ जा रहे थे, अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, तो 8 जुलाई 2022 को वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ अमरनाथ यात्रा पे जम्मू कश्मीर में, जिससे कि कई जो पिलग्रिम्स थे, कई जो श्रद्धालु थे, उनकी जान चली गई। वाइल द मीडिया लिंक्ड दिस इवेंट टू क्लाउड बर्स्ट दैट अकर्ड अपस्ट्रीम ऑफ द टेम्पल, देयर इज नो मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड इन द सराउंडिंग रीजन्स टू वैलिडेट दिस। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अमरनाथ टेम्पल में जो हुआ, तो कई लोग जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनका कहना ये है कि ये कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि हम ये कह सकें कि ये कोई क्लाउड बर्स्ट का इवेंट हुआ है, लेकिन मीडिया पर्सन्स ने, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, मीडिया हैं, उन्होंने इसको क्लाउड बर्स्ट ही बता दिया था। वेदर फोरकास्ट इंडिकेटेड स्कैटर्ड लाइट रेन्स फॉर द रीजन एंड द IMD रिकॉर्डेड मॉडरेट रेनफॉल एट द टेम्पल स्टेशन। उनका कहना यह है, IMD का कहना यह है, ये मामूली बारिश हुई थी, मॉडरेट रेनफॉल हुई थी, कोई क्लाउड बर्स्ट जैसा इवेंट नहीं था। A 1 degree Celsius rise in temperature may correspond to 7 to 10% increase in moisture and rainfall। अगर वैश्विक तापमान में, धरती के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का जो राइज हुआ है, उसके वजह से बारिश होने की जो चांसेस है, और जो वातावरण में जो मॉइस्चर है, नमी है, आर्द्रता है, उसके अंदर 7 से 10% का इंक्रीज़ हो गया है
1% की वजह से, अभी 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से। और अभी हम कह रहे हैं कि हम इस पे अगर रुक जाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर हम जिस तरह से हम काम कर रहे हैं हम आगे 2 डिग्री और 2.5 डिग्री या 3 डिग्री तक भी पहुंच सकते हैं। This increase in rainfall amount does not get spread moderately throughout the season. As the moisture holding capacity of air increases, it results in prolonged dry periods intermittent with short spells of extreme rainfalls. मान लेते हैं अगर हवा की जो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इससे वजह से जो ड्राई पीरियड होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा समय तक रहेगा, वो बारिश नहीं करेगा, और उसके बाद जब बारिश करेगा तो एक साथ बहुत तेज़ी से बारिश करेगा और फिर रुक जाएगा। यानी कि इस तरह से इसको हम इरेटिक रेनफॉल, यानी गलत तरीके से बारिश बोल सकते हैं, तो इरेटिक रेनफॉल होती रहेगी। मोर डीपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म एंड द चांसेस ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स ऑल्सो इंक्रीज, और जो क्लाउड बर्स्ट के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। एज एमिशंस कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड ग्लोबल कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस प्रूव्स इनसफिशिएंट, दीज टेम्परेचर्स आर सेट टू हिट 1.5 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे टेम्परेचर्स बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है कि मेक एंटी टीबी कैंपेन अ मास मूवमेंट। ये प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनका कहना यह है कि एंटी टीबी कैंपेन को एक मास मूवमेंट बनाना चाहिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की बात की जा रही है। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमंग ऑल अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज इन द कंट्री। तो भारत में जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, यानी कि ऐसे डिजीज़ हैं जो संक्रमित रोग होती है, किसी चीज़ से आपको संक्रमक हो गया, यानी कि कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसमें टीबी से जो मरने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इंडिया हैज़ अ लिटिल लेस देन 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। लगभग 20% पॉपुलेशन अगर हम कहें पूरी दुनिया की, यानी कि दुनिया का हर 5वें आदमी में से एक आदमी आपको भारत का निवासी मिलेगा। बट हैज़ मोर देन 25% ऑफ द टोटल टीबी पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया के 25% जो टीबी पेशेंट्स हैं वो भारत में ही आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल नेशंस हैव सेट द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग टीबी बाय द ईयर 2030। सभी देशों ने ये माना है कि हम 2030 तक पूरी दुनिया में से टीबी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन भारत ने कुछ कदम बढ़ाकर इसमें टारगेट 2030 ना करके 2025 कर दिया है। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट द टारगेट of eradicating TB by the year 2025 and efforts are being made at every level to fulfill this resolution। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भारत का क्या टारगेट है कि हम कब तक टीबी को एरेडिकेट कर देंगे। तो भारत का टारगेट है 2025 का। नेक्स्ट आता है इंडिया स्टेज आउट ऑफ द ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। तो जो इंडो पैसिफिक जो मीट हुई है उसमें जो ट्रेड पिलर है, यानी कि व्यापार का जो स्तंभ है, व्यापार का जो एक पिलर है, उससे भारत बाहर रहा है, पीयूष गोयल जी का ये कहना है। तो इंडिया स्टेड आउट ऑफ द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन द ट्रेड पिलर ऑफ द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उससे भारत बाहर रहा है। मिनिस्टर मीट इन लॉस एंजलिस विद यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साइटिंग कंसर्न्स ओवर पॉसिबल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो उनका कहना ये है क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें से कि भारत भी है, उनके साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि भेदभाव होगा। इस वजह से जो भारत है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंडिया वाज द ओनली वन ऑफ द 14 IPEF कंट्रीज़ विच इंक्लूड, अब इसमें IPEF कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कौन कौन से देश हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया और जापान, नॉट टू ज्वाइन द डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड। तो इंडिया इन सभी देशों में से मात्र अकेला ऐसा देश है जो ट्रेड पे इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं कर रहा है। तो और 3 और पिलर्स कौन से हैं, टोटल 4 पिलर हैं, 4 में से एक है ट्रेड का पिलर, उस पर इंडिया साइन नहीं कर रहा। बाकी 3 पिलर और आते हैं, एक तो है सप्लाई चेन का, फिर आता है क्लीन इकोनॉमी यानी क्लीन एनर्जी का, फिर आता है एक फेयर इकोनॉमी यानी कि एंटी करप्शन और टैक्स के लिए। इन पे इंडिया साइन करने के लिए रेडी है। अडॉप्शन के रूल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं इस आज के टाइम पे, और अडॉप्शन यानी कि जो बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कई केसेस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, और अब ये कह दिया गया है कि जो अडॉप्शन के लिए जो परमिशन लेने की ज़रूरत है वो DM से ही मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिल जाएगी। तो समझने की कोशिश करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये 1 सितंबर से इफेक्ट में आ गया था। नए रूल्स का ये कहना है कि अडॉप्शन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट
शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो जो पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में वो किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे? डीएम के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सरकार का कहना ये है कि इस प्रोसेस से काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डीएम एक डिस्ट्रिक्ट में बैठता है तो उसके पास अप्रोच लगानी यानी उसके पास पहुंचना इजी रहेगा और आप तुरंत वहाँ पे अडॉप्शन के जो रूल्स हैं, अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से हो पाएगी। लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स एंड अडॉप्शन एजेंसी से नाइदर डीएम नॉट जजेस अवेयर ऑफ न्यू रूल्स। अब लेकिन जो लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना ये है कि भाई ना तो डीएम को इस बारे में पता और ना ही जजेस को इस बारे में पता कि नए रूल आ गए हैं। कारा ऑफिशियल सेज 1000 अडॉप्शन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स, यानी कि केयर अडॉप्शन जो अथॉरिटी है उसका कहना ये है कि 1000 से ज़्यादा अडॉप्शन केसेस जो हैं वो कोर्ट्स के सामने पेंडिंग हैं। और उन पेरेंट्स की भी अभी ये व्यथा है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर अब केस इतने साल से चल रहा है, इतने टाइम से चल रहा है और ऑलरेडी इतनी दिक्कत हो चुकी है अडॉप्शन करने में, और अगर अब ये केसेस डीएम के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो क्या होगा? देयर इज़ कन्फ्यूजन ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अडॉप्शन रूल्स दैट रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ अडॉप्शन पिटिशंस फ्रॉम कोर्ट्स टू डीएम्स एंड पेरेंट्स अडॉप्शन एजेंसीज एंड एक्टिविस्ट्स आर वरिड दैट दिस कुड लीड टू फर्दर डिले इन अ लॉन्ग एंड आर्डुअस प्रोसीजर। कि ये जो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है, इसमें और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। पार्लियामेंट ने पास किया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 में, ये जुलाई लास्ट ईयर पास किया गया था, जिसमें डीएम को पावर दी गई है कि वो अडॉप्शन के ऑर्डर दे सकता है। आयरॉनिकली इंटेंट जो है अमेंडमेंट का वो ये था कि चीज़ों को सिंपल बनाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से सिंपल तो नहीं बन रहा वो, इसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलें होती जा रही हैं। नेक्स्ट आते है GS3 से एक न्यूज़ आ रही है कि रेलवे ने पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डब्बे होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, इंजन होता है, उसके जो व्हील्स हैं, उसमें जो पहिए लगते हैं, उन पहियों के लिए पहली बार भारत के अंदर एक टेंडर जारी किया है। यानी इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो व्हील्स बनते थे वो बाहर से आते थे। इन अ बिग पुश फॉर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ फर्म्ड अप अ रोड मैप टू स्टार्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ व्हील्स। यानी अब तक भारतीय ट्रेनों में जो पहिए लगते थे वो सब बाहर से इम्पोर्ट होते थे, वो भारत में नहीं बनते थे। नीडेड फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स एंड हाई स्ट्रेंथ रेल ट्रैक्स द टू मेजर आइटम इट इम्पोर्ट्स। तो अब तक हम एक तो जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो पहिए हैं और उसके साथ साथ जो रेलवे की जो ट्रैक्स हैं, हाई स्ट्रेंथ जो पटरियाँ हैं, वो भी हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? बाहर से इंपोर्ट करते थे, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। तो अब वो हम खुद बनाने की बात कर रहे हैं और भारत ने इसके लिए पहली बार एक टेंडर भी जारी किया है। रेलवेज हैज़ इशूड अ टेंडर फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड व्हील्स इन इंडिया to cater to the domestic demand and also to begin their exports. A similar trend for the manufacture and exports of high strength tracks will be out in a month। और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी जिसमें 80,000 व्हील्स बन सकते हैं 1.5 साल के अंदर अंदर, उसको बनाया जाएगा। द व्हील्स प्रोड्यूस्ड विल बी फोर्स्ड व्हील्स, यानी कि फोर्स्ड व्हील्स होंगे ये, जो कि हाई स्पीड ट्रेन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और LHB कोचेज़ जो हैं, यानी कि लिंक हॉफमैन बुश जो कोचेज़ हैं, उनके अंदर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। रेलवेज विल इंश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ 80,000 पहिए एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखिए 80,000 व्हील्स लेंगे 600 करोड़ रुपए की कॉस्ट में हर साल के हिसाब से 20 सालों तक। और ये पहली बार हुआ है कि रेलवे ने प्राइवेट प्लेयर को भी इनवाइट किया है कि आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनीज बिडिंग फॉर द टेंडर हैव टू बी एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। कंपनीज के लिए ज़रूरी ये होगा कि वो भारतीय मैन्युफैक्चरर हो और मेटल इंडस्ट्री में, यानी कि मेटल के अंदर, आयरन एंड स्टील के अंदर उनको अच्छा एक्सपर्टीज़ हो, यानी कि काफ़ी टाइम से वो उसमें काम कर रहे हों। करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवेज इज़ अबाउट 2 लाख व्हील्स पर ईयर। अब अभी जो रिक्वायरमेंट है रेलवे की वो ये है कि उसको हर साल 2 लाख पहिए चाहिए। अबाउट हाफ ऑफ इट विल बी मेट वाया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, और जिसमें से आधे यानी कि 1 लाख व्हील्स जो है वो उसको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ही प्रोवाइड करता है, जो सरकारी PSU ही है। रेलवे इंपोर्ट द बल्क ऑफ इट्स व्हील्स। अब बाकी जो रेलवे इंपोर्ट करता है वो कहाँ से इंपोर्ट करता है? देखिए यूक्रेन से, जर्मनी से, चेक रिपब्लिक से, छोटे छोटे देशों से। इतने बड़े देश के अंदर कैपेसिटी नहीं थी अभी तक कि वो इतने बड़े स्केल पे पहिए बना पाए, और हमें इन छोटे छोटे देशों से पहिए मंगवाने पड़ते थे। ये अपना हमें एक बहुत शर्म की बात थी। नेक्स्ट आता है किबुतु कैंप रीनेम्ड आफ्टर जनरल रावत। तो अरुणाचल प्रदेश का जो किबुतु कैंप है उसको जो फर्स्ट हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे CDS जनरल बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई थी 8 दिसंबर को लास्ट ईयर, तो उनके नाम पे उसको रखा गया है।
द मिलिट्री कैंप एट किबिथू विच इज़ वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो LAC के बहुत पास है अरुणाचल प्रदेश में, उसको रीनेम करके जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है इन ऑनर ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट CDS, जो चॉपर क्रैश में, यानी कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था पहाड़ों में, नीलगिरी हिल्स के आसपास पहाड़ों में, तो उनकी याद में उसको रखा गया है। जनरल रावत नेम इज़ नाउ एसोसिएटेड विद किबिथू। ये अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है, पेमा खांडू का, और 10 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए हैं इस गैरिसन के लिए। अरुणाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विद 3 कंट्रीज। अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट बीइंग द चाइना एट 1100 किलोमीटर, और चाइना उसमें से एक देश है। चलो मैं ये बता देता हूँ, चाइना के साथ साथ एक भूटान है और दूसरा म्यांमार है। किबुतु एक स्मॉल हैमलेट है ऑन द बैंक्स ऑफ द लोहित वैली, लोहित नदी के आसपास है ये, इन द रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्लोज टू द LAC। जनरल रावत कमांडेड हिज बटालियन। इस LAC के पास में जो जनरल रावत थे उन्होंने अपनी बटालियन को भी कमांड किया था 5/11 गोरखा राइफल्स को, और कर्नल के रूप में 1999 से 2000 तक। इंडियन एयरफोर्स का जो एक हेलीकॉप्टर था Mi-17, वो जनरल रावत को, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और 12 अदर ऑफिसर्स थे, उनका स्टाफ थे, पायलट्स थे। जो ये चॉपर क्रैश हुआ था, सभी के सभी जो पर्सन्स थे उनकी डेथ हो गई थी इसमें। और ये कहाँ जा रहे थे? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, वेलिंगटन, ऑन December 8 when it crashed in the Nilgiris in Tamil Nadu. A tri-services inquiry ordered by the Indian Air Force headed by Air Marshal मानवेंद्र सिंह, जो एयर ऑफिसर थे कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड, उनका कहना ये था कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया था वेदर कंडीशंस में। एकदम से बादल नहीं थे पहले, फिर बादल आ गए। इस वजह से जो पायलट था उसको दिक्कत आ गई टेरेन को समझने में, और वहाँ पे फिर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो इसके वजह से स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया, और इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। यानी कि हम जो हैं वहाँ पे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, अब आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल्ड फ्लाइट, अब वहाँ पे टेरेन में आके तो कंट्रोल फ्लाइट हुई नहीं, तभी तो क्रैश हो गया प्लेन, लेकिन उसको बोला जाता है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। दिस जनवरी ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, जनरल रावत को पोस्टह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। तो एक्सरसाइज जो है ये लद्दाख में हो रही है 14,000 फीट पे, और नए इंडक्टेड ऑल टेरेन व्हीकल्स को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको ट्रांसपोर्ट किया गया था, और K9 वज्र हॉवित्जर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ये हैं। द एक्सरसाइज फीचर्ड अ डिस्प्ले ऑफ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बाय आर्टिलरी गन, जो आर्टिलरी गन्स होती हैं, और जो दूसरे वेपन सिस्टम हैं। यानी कि लद्दाख के अंदर अगर ऐसा किया जा रहा है तो सीधे सीधे चाइना को दिखाया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की मिलिट्री प्रोग्रेस भी कम नहीं है, वो अपने आप में अच्छी खासी है। साइमल्टेनियसली ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक चल रही है। तो वेस्टर्न फ्रंट पे यानी कि पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें तो वहाँ पे गगन स्ट्राइक चल रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कल्मिनेटेड विद अ फायर पावर डिस्प्ले ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स सपोर्टिंग डीप ऑपरेशंस बाय स्ट्राइक कॉर्प्स। नेक्स्ट आता है राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे डेजर्ट की जो डस्ट है, राजस्थान में जो डेजर्ट है उसकी जो डस्ट है, उसकी जो धूल है, उसका एयर क्वालिटी पे, हवा की गुणवत्ता पे, वायु की गुणवत्ता पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। रिसर्चर्स एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैव स्टार्टेड स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेजर्ट डस्ट और एमिशंस बाय ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको इसरो ने फंड किया है। द किशनगढ़ बेस्ड यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू गेट अ रिसर्च ग्रांट फ्रॉम द कंट्रीज नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। तो किशनगढ़ की बेस्ड यूनिवर्सिटी है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और ये पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जिसको इसरो ने फंड किया है, इसलिए कि आप एयर क्वालिटी पे रिसर्च कर सके। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बेंगलोर में मिलेगा। The university's Department of Atmospheric Science will look for remedies to curb the menace of degrading air quality in the state by deploying new instruments. यूनिवर्सिटी ने पहले भी काम किया है अहमदाबाद में, जो बेस्ड है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, सॉरी, फॉर 3 years अंडर ए प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेटिफाइड बायोमास मॉडलिंग यूजिंग हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा, जो उसको 2017 में स्टार्ट किया गया था। स्केल जो है इस इशू का वो इतना बड़ा है कि इसके लिए 2007 में एक नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है IPCC को, अलॉन्ग विद फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट एल गॉर, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इसके लिए। इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैव हाई लेवल्स ऑफ
ओजेनिक एमिशंस, उनका कहना ये है कि जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, यानी कि जो उत्तर भारत का मैदान है, यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एमिशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। स्मोक एंड फोक ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेज इंक्लूडिंग राजस्थान, इन्फ्लुएंसिंग द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ एट फार ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर डैमेज, कि ओजोन लेयर का क्या डैमेज हुआ है। तो स्मोक से अगर हम देखें, जो धुआं था ऑस्ट्रेलिया में, जो एक्सट्रीम वाइल्ड फायर हुई थी, बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगी थी दिसंबर 2019 में, जिसकी बहुत भयावह तस्वीरें दुनिया में आई थी। तो दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच में जो आग लगी थी, उसके वजह से जो ओजोन होल है वो माना जा रहा है कि वो बड़ा हो गया होगा। द प्लूम्स ऑफ स्मोक दैट रोज इनटू द एटमॉस्फेयर कॉज टेम्परेचर्स टू स्पाइक बाय 3 डिग्री सेल्सियस ओवर ऑस्ट्रेलिया। और उसके वजह से ऑस्ट्रेलिया के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आ गया था। तापमान अगर पहले 39 डिग्री सेल्सियस होता था तो अब 42 डिग्री सेल्सियस होने लगा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड बाय बाय।